क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में 14 दे रखा है और सवाल दे रखा जो मैं पढ़ता हूँ। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है, 2 ohm रजिस्टर में कितना पावर यूज होगा इन दोनों सर्किट में, उसका पावर का रेशो को कंपेयर करना है, पावर जो कंज्यूम हो रहा है उसका कंपेयर करना है। पहले में दे रखा है अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स, यानी एक बैटरी लगा हुआ है 6 ohm का और वो सीरीज में 2 रजिस्टर्स है, एक 1 ohm का है एक 2 ohm का है। ठीक है ना, और ये बैटरी जो है ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इस तरह से है। तो इसमें 2 ओम जो रजिस्टर, इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा, या फिर अब 4 दूसरा पार्ट दे रखा 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 एंड 2 ओम रजिस्टर्स, यानी ये एक 12 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम का, एक 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है ना, और ये जो है दोनों ही ये पैरेलल में एक बैटरी 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो इसमें 2 ओम का जो रजिस्टर है इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, दोनों को कंपेयर करना है। कितनी बात समझी, सवाल समझ में आया? फिर से एक बार समझाता हूँ कि एक कंडीशन दे रखा है कि 2 रजिस्टर्स, एक 1 ओम 2 ओम सीरीज में लगे हुए 6 वोल्ट बैटरी से, तो 2 ओम रजिस्टर में कितना पावर कंज्यूम होगा। और एक दूसरा केस दे रखा है 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है और बैटरी का पोटेंशियल है 4 वोल्ट का, तो इसमें 2 ओम वोल्ट जो 2 ओम का रजिस्टर जो है इसमें पे कितना पावर कंज्यूम होगा। ये दोनों पावर जो कंज्यूम हो रहे हैं ये दोनों को कंपेयर करना है कि इस वाले में जब सीरीज में है तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है और जब पैरेलल में है तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, इसका कंपेयर करना है। ठीक है, ये सवाल हम लोगों ने, ये तो क्वेश्चन लिटरेचर में रखा था, हमने फिगर में से बना दिया है। आगे चलते हम लोग इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अब इसमें से हम लोग करते हैं पावर कितना कंज्यूम होगा। ठीक है, कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, तो इससे हम लोग मिटा देते हैं, ये फिगर को यूज करेंगे हम लोग सिर्फ। ठीक, अब क्या बताया कि पहले वाला जो केस में जो है वो ये दे रखा है कि दोनों जो है सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। जब भी कभी रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। तो करंट सेम है तो इसमें कितना करंट चलेगा पहले वो निकालते हैं। ठीक है, तो पहला केस का व्हेन रजिस्टर्स आर इन सीरीज करंट इज सेम। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज, सॉरी करंट कितना होगा, करंट निकालना चाहे, इसमें करंट कितना जाएगा, ये आई पहले आई निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज, वी कितना दे रखा है 6 वोल्ट का दे रखा है और टोटल रेजिस्टेंस कितना का 1 and 2 3 सीरीज में है ना, तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, या लो हमने 1 + 2 ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो 2 एम्पेयर का करंट जाएगा, इसमें इसमें भी 2 एम्पेयर का करंट जाएगा, इसमें भी 2 एम्पेयर का करंट जाएगा। ठीक है, जब इससे 2 एम्पेयर का करंट जाएगा तो पावर कितना इसमें कंज्यूम होगा, तो पावर का जो फॉर्मूला है करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है, वो कौन सा है, वो है I²R। पावर करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म में कौन सा रिलेशन होता है, I²R होता है। तो I कितना जा रहा है, करंट 2 का जा रहा है, इसका स्क्वायर कर दो और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 का 4 × 2 8 वाट का पावर कंजम्पशन होगा इसमें, कब, जब सीरीज में है, जब रजिस्टर जो ना सीरीज में कनेक्ट है, तो पावर कंज्यूम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 8 वाट। कितनी बात सुन में, इसी तरह से ये तो पहला पार्ट हो गया। इसी तरह से बोला क्या, सेकंड पार्ट लेते हैं, व्हेन रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब कनेक्ट होता तो क्या सेम रहता, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम रहता है। तो इसमें जो है पहले हम लोग निकालते हैं, देखिए ये 4 वोल्ट पैरेलल में ये भी है, ये 12 and 2 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के लिए वोल्टेज कितना रहेगा 4, दोनों के लिए वोल्टेज कितना रहेगा
4, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो करंट निकालना था क्योंकि करंट निकालना था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों ही के लिए वोल्टेज होगा 4। यहाँ पे हमने बताया था कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल तो सेम होता है, लेकिन करंट जो है ना इन्वर्सली लॉ के इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज़्यादा जाता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। अब जैसे 12 ओम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट कम जाएगा और 2 से करंट ज़्यादा जाएगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट दोनों के लिए रहेगा। तो इसमें पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V 4 वोल्ट रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला लेंगे जिसमें पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस का होगा। तो पोटेंशियल पावर में पैरेलल में कनेक्ट है, पावर कंज्यूम व्हेन पैरेलल कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। पैरेलल में जो है ना पोटेंशियल सेम रहता है तो इसलिए पोटेंशियल का रिलेशन लिखते हैं, सीरीज में करंट सेम होता है तो करंट का रिलेशन लिखते हैं। ये ध्यान करने वाली बात है कि हम यहाँ पे आई का क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बी का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात कि यहाँ पे बी वाला क्यों नहीं, यहाँ आई वाला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि जो सेम होता है दोनों रजिस्टर के लिए वही रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। तो जब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल कर लिया। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, और किस में 2 ओम का रजिस्टर में जाए तो रेजिस्टेंस 2 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 वाट। तो इसमें भी पावर जो है ना 8 वाट का कंजम्पशन है, पावर इन पैरेलल। तो पावर इन सीरीज, पावर इन पैरेलल, पावर इन सीरीज, पावर इन पैरेलल, यहाँ पे भी 8 वाट का है, यहाँ पे भी 8 वाट का है, तो इनका रेशियो जो है ना 1:1 है, ठीक है। पावर इन सीरीज इज टू पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू 1:1, ठीक है ना। दोनों में सेम पावर का कंजम्पशन हो रहा है। कितनी बात सुने, यहाँ पे जो मेन चीज़ जो समझने वाली है कि पावर का कंजम्पशन में हमने करंट वाले में तो ये फॉर्मूला लग गया, और वोल्टेज वाला में ये, सीरीज में ये फॉर्मूला लगता है क्योंकि उसमें करंट सेम रहता है तो करंट का फॉर्मूला लगाते हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हैं पावर कंजम्पशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये बात, क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया, दोनों में पावर का कंजम्पशन सेम आ रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आ रहा है समझ में, चलते चल रहे हैं। ये कुछ सवाल और रह गए, 2-3 सवाल और देखते हैं, जो अच्छे सवाल है उन्हें करा दे रहा हूँ, बाकी तो फिर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना इसलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि ये इसी में से सवाल अक्सर रिपीट करते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ठीक है ना। अब 16-17 सवाल है, एक एक 2-2 सवाल पूछ लिया तो एक सवाल को आने में 8 साल 5 साल लगेगा, ठीक है ना भाई। अब देखो 14 नंबर सवाल लेके जा रहे हैं, एक से लेके, तो 1-2 सवाल पूछना है तो बुक से ही पूछ लेगा, एक्सरसाइज का पूछ लेगा, सॉल्व एग्जाम्पल का पूछ लेगा, कंसेप्ट का पूछ लेगा, तो 14 सवाल को अगर 2-2 सवाल तो 7 साल बाद आएगा फिर से, नहीं समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हर सवाल आ रहा है, मगर कोई ना कोई सवाल आता ज़रूर है, ठीक है। तो इसीलिए हम करा दे रहे हैं क्योंकि इसमें से, और न्यूमेरिकल है, ये मैथ है, ये क्या समझ में आए, ये न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि ये मैथ ही है। जिस तरह से मैथ में पढ़ना, समझना, फॉर्मूला लगाना, सिंप्लीफाई करना होता है, ऐसे ही फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल करते हैं उसे पढ़ना है, समझना है, एग्जाम, और फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करना, सिंप्लीफाई करना, फिर चॉइस सेलेक्ट करना, तो ये बिल्कुल मैथ के बराबर ही है, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा ही ये समझिए क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला बदलते रहते हैं, थोड़ा सा टर्म बदल दिया फॉर्मूला बदल जाएगा। आगे चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कर रहा हूं मैं, क्या दे रखा है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, ये इसका पावर हो गया, ये वोल्टेज हो गया, एंड अदर इज 60 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। मेन सप्लाई, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट। कितनी बात सुनने, क्या बताया कि 2 लैंप है, ये एक लैंप यहाँ पे है, ये इधर से है, ये 100 वाट 220 वोल्ट है इसका, और ऐसे ये दूसरा बल्ब है यहाँ पे, और ये दे रखा है 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है ना, ये इधर से
और ये पैरेलल में कनेक्ट है। मेन सोर्स ये 220 वोल्ट से कनेक्ट है ये, यानी एक बल्ब 100 वाट का है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, दूसरा 60 वाट है, 220 वोल्ट की सप्लाई से है। और अब अगर ये 220 से सप्लाई कर दिया गया तो यहाँ से कितना करंट चलेगा आई बताना है, कितना करंट चलेगा। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। कितनी बात सुन में। अब कैसे करेंगे, पहले इन दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे और दोनों का फिर हम लोग पैरेलल में होने की वजह से उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले बल्ब का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन R1, पहले बल्ब का, पहले वाला का पावर, पहले वाला का रेजिस्टेंस, ठीक है। कि वो 220 वोल्ट पे सप्लाई है तो R1 कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P1। वी कितना है 220 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये पावर कितना 100 का, ये पहले वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 इंटू 22 इंटू 22, पहला वाला रेजिस्टेंस होगा 484 ओम का रेजिस्टेंस हो गया इस वाले बल्ब का। ठीक इसी तरह से हम दूसरे वाले बल्ब का भी पावर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब क्या है कि ये क्वेश्चन जगह है नहीं तो क्वेश्चन को बिठा देते, क्योंकि हमने यहाँ पे तो डेटा लगा ही दिया, फिगर बना दिया हमने, तो दोनों का फिगर बना दिया हमने, इस फिगर से हम लोग पॉइंट्स को लेते रहेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ये सेकेंड वाला बल्ब का देखते हैं। सेकेंड वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो R2 निकालेंगे रेजिस्टेंस, V स्क्वायर अपॉन P2, पावर ऑफ द सेकेंड बल्ब। तो V जो है कितना 220 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसका पावर 60 दे रखा, 60 ले लिया, 220 का स्क्वायर 2 दफा लिख देते हैं ऐसे 60, इससे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 6806.7 ओम, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा जब हम लोग इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को हम लोग सिंप्लीफाई करते 806.7 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 था, ये R2 है, ये 806.7 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में होगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इन पैरेलल, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं नीचे प्लस कर देते हैं। R1 दे रखा है 484 इंटू 806.7 और नीचे आ जाएगा 484 प्लस 806.7। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 302.6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो, ठीक है। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया Rp। अब हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया वो सिंगल रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये है, और इसका है 302.6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है। अब हमें करंट निकालना है इसमें, कितनी बात सुनिए। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या होगा, V अपॉन R पैरेलल, V कितना 220 और ये 302.6 ओम का रेजिस्टेंस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये देगा 0.73 एम्पियर। तो इतना करंट फाइनली इस सर्किट से चलेगा, ये पूछा गया था, ठीक है। कुछ समझ में आई बात। मैं सवाल को और आंसर को एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। क्वेश्चन रखा है, दो बल्ब है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, एक बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट का और दूसरा बल्ब है 60 वाट 220 वोल्ट, ये उसका लिखा रहता है बल्ब पे। और अगर हम लोग दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके 220 वोल्ट से सब मेन सप्लाई दे तो कितना करंट चलेगा ये निकालना है। तो हम लोगों ने पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 P1,
तो इससे हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया। इसी तरह से दूसरे वाले बल्ब का भी R2 निकाल दिया, V²/P2। यहाँ पे 806.7 आ गया। ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया 302.6 ओम। अब हमारा एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया 302.6 ओम का। अब इसको 220 से कनेक्ट कर रखा है। इससे करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने लगा दिया 220/306 और इसको डिवाइड कर दिया 0.73 एम्पियर का करंट। क्या है कि इसमें आप लोग आंसर भी याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक का सवाल अगर आप एक बार जब करोगे ना 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो सवाल भी समझ में आ जाएगा और इसके आंसर भी याद हो जाएंगे। तो आप चाहो तो आंसर भी याद कर सकते हो। कोई ऐसे वो नहीं है कि अगर आंसर याद आया और डायरेक्ट मार देंगे तो पूछेगा कि आपको कैसे आ रहा, कहाँ से आ गया, कैसे कर लिया, ऐसा कोई नहीं पूछता। करेक्ट आंसर लगाना होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस तरह से लगा सकते हैं, थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं। आगे चले हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। ये अगला सवाल दे रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा, विच यूजेज मोर एनर्जी। इन दोनों में कौन ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। पहला दे रखा अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, यानी एक टीवी है जो 250 वाट का है, 1 घंटे चलाया जाएगा तो कितना एनर्जी यूज करेगा, जितना भी एनर्जी यूज करेगा। और दूसरा दे रखा 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट, एक टोस्टर है जो टोस्ट करते हैं ब्रेड को, 1200 वाट का है, 10 मिनट चलाया गया। तो ये जो टोस्टर है ये जो 10 मिनट चलाएगा ये, और ये जो टीवी जो 1 घंटे चलाया जा रहा है, ये दोनों में कौन ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। एनर्जी यूज करने का फॉर्मूला याद है, एनर्जी सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सोल्यूशन है। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है याद तो होगा आप लोगों ने, कैसे निकालते हैं, NPTD। ठीक है, और अगर 1000 डिवाइड करो तो किलो वाट आवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना ही यूज करते हैं, किलो वाट में आंसर नहीं है, सिर्फ एनर्जी यूज करना है। तो क्या दे रखा है, कितना टीवी है, एक टीवी है तो ये 1 टीवी हो गया, इसका पावर कितना हो गया हमारा 250। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, और टाइम कितना, कितनी देर तक जला रहे हैं, 1 घंटे तक। ठीक है, पर 1 ही घंटे तक, दिन भी एक ही लेयर, एक दिन 1 घंटे तक जला रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना आएगा 250 वाट आवर हो जाएगा, इतना एनर्जी कंज्यूम होगा इससे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया। ये दूसरे केस में क्या बोला है कि एक टोस्टर है जो चल रहा है, तो टोस्टर का देखते हैं। टीवी के लिए हो गया और ये टोस्टर के लिए लेते हैं, टोस्टर के लिए लेते हैं NPTD। कितना, ये एक टोस्टर का डिवाइस है, टोस्टर है, इसका पावर है 200, टाइम कितना 10 मिनट, मिनट को आवर बना लेते हैं 60 से डिवाइड करके। ठीक है ना, एक दिन जलाते हैं तो क्या आ जाए, 10 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करता है तो 6 2 12, तो 200 वाट आवर। ठीक है, तो देखो ये जो टीवी है ये तो 250 वाट आवर एनर्जी यूज कर रहा है, और ये जो टोस्टर है ये 200 वाट आवर एनर्जी यूज कर रहा है। तो कौन ज़्यादा यूज कर रहा है, 250। तो यहाँ पे लिखेंगे टीवी यूजेस मोर एनर्जी दैन टोस्टर। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, टीवी जो है ना ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। समझ में आए, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। और एक बिजली का यूनिट जो होता था, याद है बिजली का यूनिट कैसे निकालते हैं, तो यूनिट निकालने के लिए NPTD/1000, ये हम लोग किलो वाट आवर में होता है। किलो वाट आवर को जो है ना 1 यूनिट बिजली बोलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग यूनिट निकालने के लिए करते हैं, खाली एनर्जी निकालना होता है तो हम लोग इसको इससे निकालते हैं, खाली एनर्जी निकालना होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई ये। तो ये दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा ये, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 अम्पियर फ्रॉम द सर्विसमैन 2 hours, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर। ठीक है, यानी एक जो हीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हीटर का रेजिस्टेंस है 8 ओम का है ये। ठीक,
और जो करंट वो ड्रॉ कर रहा है वो 15 एम्पियर का करंट ले रहा है, और टाइम जो है ना 2 घंटे तक ये चलाया गया, 2 आवर्स। ठीक, तो हमें बताना है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप्ड। तो हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या कहलाता है? हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, हीट अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, कितनी बात समझे? तो हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, कई 3 फॉर्मूले होते हैं, हमने V इंटू आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है, V स्क्वायर अपन आर होता है। यहाँ पे जो ना करंट दे रखा है, तो करंट के टर्म में जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर है। पावर का फॉर्मूला क्या है? ये आई स्क्वायर आर है। आई का वैल्यू कितना दे रखा है? ये 15 दे रखा है। ये 15 का स्क्वायर कर देंगे और रेजिस्टेंस जो ना 8 है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 इंटू 8, इतना हमारा वाट आ जाएगा पावर। अब 8 से अगर पावर निकालते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 और 4 20 0 2, 8 2 जा 62 18, 1800 वाट, ये हमारा इसका पावर आ जाएगा। यहाँ पे टाइम 2 आवर्स इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं कि यहाँ हीट अपॉन टाइम पावर होता है। यहाँ लिखा है रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस, रेट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, और रेट ऑफ हीट इज कॉल्ड पावर। तो ये पावर फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोगों ने इस तरह से यूज कर लिया। कितनी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में 18 दे रखा है, उसमें थोड़ा रीजन बताना है, तो वो तो रीजन थ्योरी क्लास में आपको पता चल जाएगा वो सब सवाल का। तो यहाँ पे जाके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के खत्म हुए हैं। ये सभी सवाल जो हमने कराए हैं इसलिए कराए हैं कि वो एंट्रेंस में कोई ना कोई सवाल कभी ना कभी आते रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही टेस्ट में सब पूछ लेंगे, और कोई ना कोई सवाल आते रहता है। इसलिए इन सब सवाल ज़रूर याद करें, वो प्रैक्टिस समझे, प्रैक्टिस करें वो बच्चे जो एमयू के लिए सल चाहते हैं। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, मगर वो इधर कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी के पढ़ते हैं, कभी किसी गाइड से पढ़ते हैं। जो मैं अपने पुराने इतने दिनों का एक्सपीरियंस है उसी भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सरसाइज के आते रहते हैं, और ऐसे मैं बहुत सारे बताते रहता हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या बताऊँ। अभी तो फिलहाल मैं न्यूमेरिकल के लिए ये सब करा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन सभी सवाल को पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस करके वो लड़के, वो स्टूडेंट जो एएमयू के लिए कल आना चाहते